नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यर्सीनिया पेस्टिस के लैब डायग्नोसिस और इसके इन्फेक्शन हो जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में। कृपया करके आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं यर्सीनिया पेस्टिस के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। मुख्य रूप से प्लेग का इन्फेक्शन होता है। तो अगर पेशेंट फेब्राइल पेशेंट है, उसमें हमें फीवर या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर वो रोडेंट वाले एरिया में है जहाँ पे चूहे या खरगोश ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हम यर्सीनिया पेस्टिस की टेस्टिंग कर सकते हैं। रैपिड रिकॉग्निशन के लिए लैब के अंदर हम इसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक किट्स भी हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर आधारित है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रैपिड डायग्नोसिस करके ये जो लाइफ सेविंग थेरेपी होती है, यानी जो उस पेशेंट का इलाज है, वो हम तुरंत देना शुरू कर देंगे ताकि पेशेंट के लाइफ को सेव करें। सैंपल के रूप में ब्लड का सैंपल लेते हैं कल्चर के लिए। जो हमारे लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, इस बीमारी में स्वेल हो जाते हैं, उससे हम एस्पिरेशन करके सैंपल ले सकते हैं, जिससे हम स्मेयर भी बना सकते हैं, कल्चर भी कर सकते हैं। एक्यूट और कन्वर्जेंट सीरा लेते हैं जिससे एंटीबॉडी का लेवल चेक कर सकें। स्पुटम का भी सैंपल लेते हैं ताकि हम कल्चर कर सकें, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का भी सैंपल हम ले सकते हैं, और इस सैंपल से हम स्मेयर भी बना सकते हैं और कल्चर भी कर सकते हैं। तो ये प्रमुख सैंपल हैं जो यर्सीनिया पेस्टिस के डायग्नोसिस के लिए पेशेंट के बॉडी से हम कलेक्ट करते हैं, जिससे हम स्मेयर बना सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं। स्मेयर के लिए एग्जामिन आफ्टर स्टेनिंग, सबसे पहले स्मेयर बनाने के बाद हम उसको जिम्सा स्टेन से या इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई से कलर करेंगे, तब उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वेसन्स स्टेन के द्वारा भी हम इसमें बाईपोलर अपीयरेंस देख सकते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और स्पुटम के स्मेयर्स जो है शुड ऑल्सो बी स्टेन्ड, उसको भी हम कलर करते हैं। ये जो ऊपर स्टेनिंग टेक्निक बताए गए हैं, इन स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर आपने स्मेयर CSF या स्पुटम से बनाया है तो भी आप उसको कलर करके बैक्टीरिया को विजुअलाइज कर सकते हैं। हम इस बैक्टीरिया को ब्लड अगार या मैकोंकी प्लेट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं या उसके इन्फ्यूजन ब्रॉथ में ग्रो कर सकते हैं। जब सॉलिड मीडिया पे हम ग्रो करते हैं तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करता है, और 24 घंटे के बाद इसकी कॉलोनी हमें दिखाई देती है। और इसके कॉलोनी के बाद बैक्टीरिया का स्पीसीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जो कल्चर्स होते हैं जो हम लैब में करते हैं वो भी काफ़ी इन्फेक्शियस होता है, इसीलिए सावधानी के साथ इस तरह के कल्चर को हैंडल करना चाहिए। सीरोलॉजी की बात करें तो हम सीरम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें एंटीबॉडी का टाइटर इंक्रीज़ हुआ है या नहीं। अगर वो टाइटर 1:16 या उससे ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि वो पेशेंट जो है वो प्लेग से इन्फेक्टेड है। ट्रीटमेंट के लिए अनलेस प्रॉम्प्टली ट्रीटेड हैव अ मोर्टालिटी रेट, अगर इसका इलाज न किया जाए तो इस बीमारी से मरने की जो मोर्टालिटी रेट है वो 50% है। और अगर निमोनिक प्लेग किसी को हो गया तो उसमें मरने के चांसेस लगभग 100% हो जाते हैं। और इस बीमारी से बचने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन दूसरी एंटीबायोटिक है जिसको हम अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में या स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। एंड ड्रग रेजिस्टेंस हैज़ नॉट बिन रिपोर्टेड, अभी तक कोई ऐसा केस हमें देखने को नहीं मिला है जहाँ पे ये बैक्टीरिया इन दवाइयों के प्रभाव को आसानी से टॉलरेट कर जाए। तो इसमें हमने बात करा लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और